उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। और अब उसे याद आ रहा था कि वो सुपरिटेंडेंट फयाज ये तो नहीं थे, इनका रख रखाव दबदबा वो तो कुछ और ही था। ये तो कोई कॉलेज का लौंडा मालूम होता है, फराड। अचानक उसके जहन में ख्याल गूंजा और वो बैठे बैठे उछल पड़ा। उसने तेज़ी से टेलीफोन अपनी जानिब खिसकाया और फिर इंक्वायरी से सुपरिटेंडेंट फयाज का नंबर पूछकर उसने नंबर घुमाए। जोश और जिल्लत की इम्तिजाज से उसकी उंगलियां कांप रही थी और चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिल ही दिल में वो दुआएं कर रहा था कि खुदा करे ये नौजवान फरार निकले और फिर वो उससे अपनी तौहीन का दिल खोल कर इंतकाम लेगा। राब्ता फौरन ही मिल गया। हेलो, सुपरिटेंडेंट फयाज से बात कराएं, चीफ लाइब्रेरियन ने दबे दबे लहजे में कहा। कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ आई। शायद सुपरिटेंडेंट साहब की लेडी सेक्रेटरी बोल रही थी। चीफ लाइब्रेरियन, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। चीफ लाइब्रेरियन ने जवाब देते हुए कहा, 1 मिनट तवक्कुफ कीजिए। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और चंद लम्हों बाद एक इंतहाई सख्त और रौबदार आवाज़ चीफ लाइब्रेरी के कानों में गूंजी। हेलो, फयाज अहमद, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस स्पीकिंग। और चीफ लाइब्रेरियन का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसका ख्याल सही निकला था, ये नौजवान फरार निकला था। सर, एक नौजवान अभी अभी मेरे पास आया है, उसने आपका कार्ड मुझे दिया है और वो टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड्स देखना चाहता था, मगर मुझे इस पर शक गुजरा, इसलिए मैंने तस्दीक के लिए आपको टेलीफोन किया। चीफ लाइब्रेरियन ने अपनी बात की अहमियत जताने के लिए टॉप सीक्रेट का लफ्ज़ साथ जोड़ दिया था। हालांकि पब्लिक लाइब्रेरी में टाइप की कोई सीक्रेट रिकॉर्ड का जिक्र ही हमाकत था। मेरा कार्ड? दूसरी तरफ से सुपर फयाज की हैरत भरी आवाज़ गूंजी। जी हाँ, आपका कार्ड इस वक्त भी मेरे सामने मौजूद है, चीफ लाइब्रेरियन ने जवाब दिया। वो नौजवान अब कहाँ है और उसका हुलिया क्या है? सुपर फयाज का लहजा इस पर बेहद करख्त हो गया। शायद उसे भी इस फ्रॉड पर गुस्सा आ गया था। सर, वो इस वक्त की रेफरेंस रूम में टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड का मुतालिया कर रहा है और वो बड़े बड़े सडोल जिस्म और कशीदा कामत जवान है। आंखों में बेपनाह चमक है, चेहरा और हाथ कहीं कहीं से जले हुए हैं, सर के बाल भी जले हुए महसूस होते हैं। चीफ लाइब्रेरियन ने इमरान का हुलिया बयान करते हुए कहा, टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड और मेरा रेफरेंस, ये बात है, वो ज़रूर कोई मुल्क दुश्मन होगा। आप उसे काबू में रखें, मैं फ़ौरन पहुंच रहा हूँ। सुपर फयाज पर टॉप सीक्रेट का लफ्ज़ असर किया गया था और उसने ये भी ना सोचा कि पब्लिक लाइब्रेरी में कौन सा टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड हो सकता है। फिर चलिए, जलने से भी वो ना समझ सका कि वो नौजवान कौन होगा, इसलिए वो फौरी मुल्क दुश्मन की गिरफ्तारी पर आमादा हो गया। चीफ लाइब्रेरियन के चेहरे पर मुसरत का आबशार बहने लगा। उसने रिसीवर रखा और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया और तेज़ तेज़ कदम उठाता रेफरेंस रूम के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजे की छुरी से झांका तो इमरान फाइल में हमतन गर्क था। चीफ लाइब्रेरियन ने बड़ी आहिस्तगी से हैंडल घुमाया और फिर उसके ऑटोमेटिक लॉक में लगी हुई चाबी घुमाकर निकाली। अब लॉक बंद हो चुका था। लॉक बंद करके उसने एक बार फिर की होल से अंदर झांका। इमरान बदस्तूर फाइल में गर्क था। चीफ लाइब्रेरियन को तसल्ली हो गई, चनाचा वो दबे कदमों चलता हुआ वापस अपने दफ्तर में पहुंच गया। अभी उससे वक्त दफ्तर में बैठे 10-15 मिनट हुए थे कि अचानक भारी कदमों की आवाज़ें गूंजी और दूसरे लम्हे सुपर फयाज बिमा चंद सिपाहियों के अपनी मुकम्मल यूनिफॉर्म में मलबूस दफ्तर में दाखिल हुआ। चीफ लाइब्रेरियन इनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। वो नौजवान कहाँ है? फयाज ने इंतहाई रूपदार लहजे में पूछा। सर, वो रेफरेंस रूम में है, मैंने रेफरेंस रूम बाहर से लॉक कर दिया है। और चीफ लाइब्रेरियन ने बड़े मौतबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा किया। अब बतलाओ क्या क्या बातें हुई और कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहता था? सुपर फयाज को अब एतमीनान हो चुका था कि नौजवान अब कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसने तफसील तलब की। वो चीफ लाइब्रेरी ने मुकम्मल तफसील से तमाम गुफ्तगू बतला दी और साथ ही इमरान का कार्ड भी मेज़ पर से उठाकर सुपर फयाज के सामने रख दिया। सुपर फयाज ने बड़े गौर से कार्ड देखा तो फिर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। एक बार फिर हुलिया बतलाओ, सुपर फयाज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि जो तफसील चीफ लाइब्रेरियन ने बतलाई थी उससे फयाज फिर सोच में पड़ गया था कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें इमरान अक्सर करता रहता है। चीफ लाइब्रेरी ने दोबारा हुलिया बतला दिया। अच्छा, रेफरेंस रूम में हमें ले चलो, सुपर फयाज ने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा और सिपाहियों ने अपनी अपनी राइफलें तान ली और वो सब चीफ लाइब्रेरी की रहनुमाई में चलते हुए रेफरेंस रूम की तरफ बढ़ गए। खोलो, सुपर फयाज ने दबे लहजे में चीफ लाइब्रेरी को हुक्म दिया और चीफ लाइब्रेरियन ने बड़ी आहिस्तगी से की होल में चाबी डालकर घुमा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। शायद इस किस्म की सिचुएशन से उसका पहली बार सामना हुआ था, इसलिए उसके आसाब पर इसका बेपनाह दबाव था। सुपर फयाज ने रिवॉल्वर और हाथ में पकड़ा और फिर लात मारकर दरवाज़ा एक धमाके से खोल दिया और उछलकर अंदर चला गया। हैंड्स अप, सुपर फयाज ने कमरे में जाते ही इंतहाई करख्त लहजे में कहा और फिर वो लट्टू की तरह घूम किया, मगर दूसरे लम्हे रिवॉल्वर पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई।
क्योंकि कमरा खाली था। चीफ लाइब्रेरियन और सिपाही भी अंदर दाखिल हो गए। चीफ लाइब्रेरियन ने जब मुफस्सल कमरे को अंदर से खाली पाया तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। कहाँ है वो जवान? सुपर फ्याज ने फाड़ खाड़े वाले लहजे में चीफ लाइब्रेरियन से कहा। अभी तो वो कमरे के अंदर था, मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और अभी आपके सामने खोला है। चीफ लाइब्रेरियन का जहन पोंचाल की सद में आ गया। शट अप! वो नौजवान कोई जिन भूत था कि बंद कमरे से गायब हो गया। सीधी तरह बताओ, मुझे यहाँ बुलाने से तुम्हारा क्या मकसद था? सुपर फ्याज झुंझलाहट में चीफ लाइब्रेरियन पर चढ़ दौड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ जनाब, मैंने इसे कमरे में बंद किया था। चीफ लाइब्रेरियन ने बौखला कर जवाब दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नौजवान के गायब होने की क्या तोजीह पेश करे। सुपर फ्याज इस मेज़ की तरफ बढ़ा जिस पर सफ़ेद फाइल पड़ी हुई थी और सुपर फ्याज ने फाइल उठाई तो उसके नीचे कागज़ का एक पुर्जा पड़ा हुआ था। सुपर फ्याज ने जल्दी से वो कागज़ उठा लिया। तुम्हारे कार्ड की बड़ी अहमियत है सुपर फ्याज। चीफ लाइब्रेरियन जो मुझे खास भी नहीं डाल रहा था, तुम्हारा कार्ड देखते ही मरगूब हो गया। अब इस गरीब को कुछ ना कहना, मुझे जो कुछ चाहिए था वो मैं ले जा रहा हूँ तुमसे मुलाकात के लिए। यहाँ ठहरता तो ज़रूर मगर मेरे पास वक्त नहीं। अच्छा, इजाज़त, बाय बाय इमरान। कार्ड पर लिखी हुई इबारत पढ़ते ही सुपर फ्याज के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। इमरान का मस्का कामयाब रहा था। उसने कागज़ मरोड़ कर जेब में डाला। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस बार इसने बड़े नरम लहजे में चीफ लाइब्रेरियन से मुखातिब होकर कहा और उसके नरम लहजे पर चीफ लाइब्रेरियन को ये पूछने का हौसला हुआ कि वो कौन था और कैसे गायब हो गया। तुम फिक्र ना करो, वो मेरा ही आदमी था और चूंकि भूत की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है इसलिए उसका गायब हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। सुपर फ्याज ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सिपाहियों को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। चीफ लाइब्रेरियन मुनक बड़ा खड़ा रहा। शायद अभी तक ये मसला उसकी अकल से नीचे नहीं उतर रहा था कि बंद कमरे से नौजवान कैसे गायब हो गया। मेजर ब्रियो एक छोटे से कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और परेशानी का मिला जुला तासुर कायम था। वो बार बार मुट्ठियां भींचता, दांत पीसता और फिर सिरे लब बड़बड़ाता रह जाता। अचानक टेलीफोन की घंटी आवाज़ कमरे में गूंजी। उसने झटके से मुड़कर टेलीफोन की तरफ देखा और चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत खड़े रहने के बाद उसने रिसीवर उठा लिया। यस, मेजर ब्रियो स्पीकिंग। उसके लहजे में बेपनाह की खतकी और शदीद झुंझलाहट थी। सर फ्लैपर ने अभी अभी अपने आदमियों को अहकामात जारी किए हैं कि वजारत खारजा के दफ्तर के रिकॉर्ड रूम पर हमला करके फ़ौरन सीक्रेट सर्विस की फ़ाइल हासिल करें। डॉक्टर ब्राउन वजारत खारजा की इमारत के इर्द गिर्द शदीद बारिश करके और आसमानी बिजली गिराकर उन्हें रोकेगा। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, मिशन के बाद मुझे रिपोर्ट देना कि इस मिशन का क्या अंजाम हुआ। फ्लैपर और डॉक्टर ब्राउन पर इसका क्या रद्द अमल हुआ। मेजर ब्रियो का चेहरा जोश से सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में पुरइसरार चमक सी दौड़ आई। बेहतर सर, मैं मुतल्ला कर दूंगा। दूसरी तरफ से जवाब आया और मेजर ब्रियो ने रिसीवर रख दिया। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, अब मैं देखूंगा फ्लैपर कैसे कामयाब होता है। मैं आला हुक्काम को बतलाऊंगा कि मेजर ब्रियो की इनका मिशन किस तरह कामयाब हो सकता है। और फिर वो तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। कोठी से बाहर निकलकर वो तेज़ी से सड़क के किनारे चलता हुआ एक कमर्शियल बिल्डिंग में दाखिल हुआ। बिल्डिंग के बरामदे में पब्लिक फ़ोन बॉथ मौजूद था। फ़ोन बॉथ में दाखिल होकर उसने जेब से एक डायरी निकाली और इसमें से एक नंबर निकालकर उसने बॉथ में सिक्के डाले और फिर डायरी पर लिखे हुए नंबर घुमाने शुरू कर दिए। चंद लम्हों में राब्ता कायम हो गया। PA टू सेक्रेटरी फॉरेन सेंट्री। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ गूंजी, सेक्रेटरी सर सुल्तान से बात कराएं, एमरजेंसी। मेजर ब्रियो ने दानिस्ता तौर पर आवाज़ को भारी बनाते हुए कहा, आप कौन साहब हैं? PA ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पूछा, एक दोस्त। आप सेक्रेटरी साहब से फ़ौरन बात करवाएं वरना मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मेजर ब्रियो ने सख्त लहजे में जवाब दिया, 1 मिनट होल्ड करें। दूसरी तरफ से PA ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की बावकार आवाज़ गूंजी, सुल्तान स्पीकिंग। सर सुल्तान, अब से थोड़ी देर बाद वजारत खारजा की इमारत पर हमला होने वाला है। मेजर ब्रियो ने उन्हें इत्तला देते हुए कहा, और आप कौन बोल रहे हैं? सर सुल्तान के लहजे में हैरत के साथ साथ परेशानी का अंसर भी शामिल था। मेरी बात छोड़ें, आप अपना इंतज़ाम करें। मेजर ब्रियो ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर इधर उधर देखकर वो फौरन पब्लिक बॉस से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो वापस कोठी की तरफ जा रहा था। उसे मुकम्मल यकीन था कि फ्लैपर का ये मिशन नाकाम हो जाएगा और इस तरह आला हुक्काम की नज़रों में उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। अपने कमरे में वापस पहुंचते उसने लिबास तब्दील किया और फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर वो बाहर निकल गया।
گراج سے اس نے کار نکالی اور دوسرے لمحے اس کی کار کوٹھی سے نکل کر تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ کار چلاتے چلاتے اس نے آسمان پر نظر دوڑائی تو اسے سیاہ رنگ کے بادل تیزی سے آسمان پر جمع ہوتے دکھائی دیے۔ اس کے لبوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے ہی ملک کو ڈبل کراس کرنے کا پروگرام تھا۔ چنانچہ مختلف سڑکوں پر کار دوڑانے کے بعد وہ چلتی وزارت خارجہ کے وسیع اور عریض عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ عمارت سے کافی دور اس نے کار پارک کی اور پھر کار کو لاک کر کے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمارت کے گیٹ پر حسب معمول 2 سپاہی اسٹین گن لیے پہرا دے رہے تھے اور اسے کہیں بھی ایسے آسان نظر نہیں آ رہے تھے جس سے وہ سمجھتا کہ سر سلطان کو اس کا فون ملنے کے بعد ہنگامی دفاعی انتظامات کیے ہوں۔ اس نے سوچا کہ شاید سر سلطان نے اس کی کال کو کوئی اہمیت نہ دی ہو۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب بادلوں کی تہ خاصی گہری ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شدید بارش کے دوران فلیپر کے آدمی عمارت پر حملہ کریں گے، اس لیے اس کے پاس ابھی کافی وقت موجود تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سر سلطان کو یہ نہیں بتایا کہ حملہ آوروں کا ٹارگٹ کیا ہے، ورنہ ہو سکتا تھا سر سلطان صاحب سب سے پہلے وہ فائل وہاں سے ہٹا دیتے اور اس طرح فلیپر کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا مشن ناکام ہو جاتا۔ وہ گھومتا ہوا عمارت کی پشت کی طرف گیا۔ اس کی عقابی نظریں پوری عمارت کا گہرا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور پھر وہ راستہ اسے نظر آ گیا۔ عمارت کی پشت پر ایک کوئی بڑی سی کھڑکی تھی جس پر سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی کی کافی اونچائی تھی اور اس کے نیچے دیوار قطعی سپاٹ تھی۔ بظاہر کھڑکی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، مگر کھڑکی دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے دور نزدیک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ رنگ کے بادل پوری طرح چھا چکے تھے، اس لیے ماحول پر خاصا اندھیرا چھا چکا تھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد وہ خاصا مطمئن ہو گیا اور پھر وہ تیزی سے عمارت کی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے جیب سے ایک پتلی سی رسی نکالی اور جس کے ایک سرے پر بریک لگا ہوا تھا، اور اس نے رسی کا ایک کونا پکڑ کر اسے ہاتھ میں گردش دی اور پھر اسے کھڑکی کی طرف اچھال دیا۔ اس کا پہلا ہی وار کامیاب ہوا۔ ہک ایک سلاخ میں پھنس گیا اور اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بندر کی سی پھرتی سے رسی کے سہارے دیوار پر چڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد کھڑکی کی سلاخ کو تھام چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے سلاخ تھامی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے معمولی سا جھٹکا دیا اور اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا نگ ڈھکن کی طرح کھلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس نے انگوٹھی کو کھڑکی کی سلاخوں پر پھیر دیا۔ انگوٹھی سے ایک سیال کا فوارہ نکال کر سلاخوں پر پڑی اور جس جگہ وہ سلاخ پر سیال گرا، سلاخ وہاں سے کھلتی چلی گئی۔ چنانچہ میجر بریو نے ایک ہی ہاتھ سے تمام سلاخ کو اوپر کی طرف موڑ دیا۔ اب کم از کم اس کے گزرنے کا راستہ بن گیا تھا۔ راستہ بننے کے بعد اس نے کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ مارا اور کھڑکی کا شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ اس نے ہاتھ اندر ڈال کر چٹخنی کھول دی اور دوسرے لمحے کھڑکی اس کے ہاتھ کے معمولی سے دباؤ سے کھلتی چلی گئی۔ کھڑکی کھلتے ہی وہ تیزی سے اچھلا اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ کھڑکی سے ہوتا ہوا کمرے کے اندر کود گیا۔ اندر کودنے کے بعد اس نے ایک بار پھر باہر کی طرف دیکھا۔ اب ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور اندھیرا پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور پھر جیب سے پسٹل ٹارچ نکال کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں۔ اس نے ایک الماری کھول کر دیکھا تو اس میں آفس فائلیں بھری ہوئی تھی۔ اس نے الماری دوبارہ بند کی اور کھڑے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیب سے مڑی ہوئی ایک تار نکالی اور اس تار کے ذریعے اس نے چند لمحے میں دروازے کا لاک کھول دیا اور پھر اس نے دروازہ بند کرنا ہی چاہا تھا کہ اچانک اسے وہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ قدموں کی آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ آنے والوں کی تعداد کافی ہے۔ راہداری میں چھپنے کی اور کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ تیزی سے دروازہ کھول کر دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پھرتی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے دروازہ بند کر دیا اور آنکھ کی ہول پر جما دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے 5 آدمیوں کو سامنے سے گزرتے دیکھا، جن میں سے 2 افراد مسلح اور یونیفارم میں تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد میجر بریو نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو اس نے 5 آدمیوں کو راہداری کے دوسرے سرے پر مڑتے دیکھا۔ وہ بھی دروازے سے نکل کر ان کے پیچھے چل دیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ جلدی وہ راہداری کے سرے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر سے نیچے جھانکا تو وہ 5 افراد ایک بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے ریکارڈ روم پر پہرا دینا ہے اور چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا، ایک ادھیڑ عمر آدمی باوقار نے یونیفارم میں ملبوس مسلح افراد کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ مگر سلطان صاحب، اگر دشمن ریکارڈ روم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوری حفاظتی فورس کو ختم کر کے ہی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔
चनाचा इन अफराद की ज़्यादा ज़रूरत बाहर है, ना कि यहाँ। एक और आदमी ने सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, तुम मुल्क दुश्मन अफराद के मुतलिक नहीं जानते। ये ज़रूरी नहीं कि इनका टारगेट रिकॉर्ड रूम हो, इनका मकसद कुछ और भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी ज़रूरी नहीं कि वो सीधे रास्ते से हमला करें, वो रिकॉर्ड तक पहुँचने के लिए कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए इन अफराद की यहाँ ज़रूरत है। सर सुल्तान ने वजाहत करते हुए कहा, ठीक है सर, जैसा आप मुनासिब समझें। तजवीज़ कुनंदा ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने सर हिलाकर वापस हो गए। उनके साथ दो और सिविल ड्रेस में मलबूस अफराद सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मेजर ब्रियो उन्हें वापस आता देखकर वापस मुड़ा और राहदारी में तकरीबन भागता हुआ पहले वाले कमरे में घुस आया। पैरोल में मौजूद क्रैप सिविल जूतों की वजह से इसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल नहीं गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद सर सुल्तान अपने साथियों समेत दरवाजे के सामने से गुजर गए। जब इनके कदमों की आवाज़ मासूम हो गई तो मेजर ब्रियो दोबारा बाहर निकला और फिर दोबारा सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। अब उसे रिकॉर्ड रूम के महल्ले वकू का इल्म हो गया था। सीढ़ियों के किनारे पर खड़े होकर उसने नीचे झांका। दोनों मुसल्ला दरबान दरवाजे के सामने चुकन्ने खड़े थे। मेजर ब्रियो ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर दूसरी जेब से साइलेंसर निकालकर रिवॉल्वर पर फिट करने लगा। चंद लम्हों बाद वो फायर करने के लिए तैयार था। उसने एक दरबान का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी शू की आवाज़ निकली और वो दरबान उलट कर गिरा। गोली उसकी पुश्त पर लगी थी। दूसरे दरबान ने चौंक कर ऊपर देखा, मगर मेजर ब्रियो ने दूसरी बार ट्रिगर दबा चुका था। दूसरे दरबान का भी वही हशर हुआ जो पहले का हुआ था। दोनों को गोलियां ऐसे मकाम पर लगी थी कि वो तड़प भी ना सके थे। उनकी तरफ से इत्मीनान होने के बाद मेजर ब्रियो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए रिकॉर्ड रूम के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजे की तरफ 2 फायर किए और बड़ा सा एक ही फायर से दरवाजे का लॉक टूट गया। मेजर ब्रियो ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड रूम था। दीवारों पर चारों तरफ अलमारियां फिट थी जिनमें फाइलें भरी हुई थी। दरमियान में एक बहुत बड़ी अलमारी मौजूद थी जिन पर सुर्ख रंग का क्रॉस बना हुआ था। मेजर ब्रियो इस अलमारी की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे उसके हसास कानों में से दूर से बेतहाशा फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। वो एक लम्हे के लिए ठटका, मगर दूसरे ही लम्हे वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। उसे मालूम हो गया था कि फ्लैपर के आदमियों ने इमारत पर हमला कर दिया है और इसके फ़ोन की वजह से चूंकि मुहाफिज पहले से चुकन्ने थे, इसलिए ज़ोरदार मुकाबला हो रहा है। अब उसकी कामयाबी इसी में थी कि वो जितनी जल्दी हो सके अलमारी से फ़ौरन सीक्रेट सर्विस की फ़ाइल हासिल करके इमारत से निकल जाए। चनाचा अलमारी के करीब पहुंचते ही उसने उस पर बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी, मगर पहला फायर होते ही पूरा कमरा बल्कि इमारत तेज तर और खौफनाक आवाज़ों से गूंजने लगी। दरअसल जल्दी में वो भूल गया था कि अलमारी के गिर्द खुदकार हिफाजती निज़ाम मौजूद था। अब वो क्या कर सकता था? जो हमाकत हुई थी हो चुकी थी, इसलिए उसने फायरिंग जारी रखी और फिर एक झटके से अलमारी के टूटे हुए पट खोल डाले। सायरन की आवाज़ें अब बहुत तेज़ हो चुकी थी। अलमारी के अंदर एक ही फाइल मौजूद थी। मेजर ब्रियो ने झपट कर फाइल पकड़ी और फिर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। मेजर ब्रियो ने जुनून के आलम में दरवाजे पर अपने कांधे की जोरदार टकरे मारी और चंद लम्हों की सरतोड़ कोशिश के बाद वो दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गया। दूसरे लम्हे वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ राहदारी में आ पहुंचा और फिर बड़ी फुर्ती से पहले वाले कमरे में दाखिल हो गया। इसी लम्हे राहदारी में भारी कदमों की आवाज़ें गूंजी। मेजर ब्रियो ने फाइल जेब में डाली और फिर खिड़की खोलकर उसके साथ लटकी हुई रस्सी पकड़ी और फुर्ती से नीचे उतरने लगा। बाहर शदीद तरीन बारिश हो रही थी, मगर वो बारिश की परवाह किए बगैर बड़ी फुर्ती से नीचे उतरता चला गया। इसका चेहरा अपनी कामयाबी पर मुसरत से सुर्ख हो रहा था। वो आला हुक्काम की नज़रों में एक बार फिर अपनी अहमियत मनवाने के काबिल हो चुका था। डॉक्टर ब्राउन ऐसे साइंसदान है जिसने मसनूई मौसम पर खासा कामयाब तहकीकी काम किया है, और ये डॉक्टर हमारे दुश्मन मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को बताया। मगर ये क्या ज़रूरी है कि डॉक्टर ब्राउन ही हमारे मुल्क में काम कर रहा है? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया, पूरी फाइल में मुझे यही एक डॉक्टर नज़र आया जिसका किसी हद तक हमारे मुल्क से ताल्लुक़ हो सकता है, चाहे ये ताल्लुक़ दोस्ती का हो या दुश्मनी का। इसके अलावा जितने भी साइंसदान थे वो सब यूरोपियन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें पहले अफगानिस्तानी सफारत खाने को चेक करना चाहिए, इमरान ने कहा और टेलीफोन का रिसीवर अपनी तरफ खिसकाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। टाइगर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान स्पीकिंग। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। फरमाइए सर। टाइगर ने बेहद मौतबाना लहजे में पूछा।
टाइगर काफरिस्तानी सफारत खाने में जगह बनाओ और किसी साइंसदान डॉक्टर ब्राउन के मुतालिक मालूमात हासिल करो। जितनी जल्दी ये काम हो सके करो और मुझे मुतल्ला करो। इमरान ने उसे हिदायत दी। बेहतर सर, मैं अभी कोशिश शुरू करता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। आप टाइगर को बाकायदा सीक्रेट सर्विस में क्यों नहीं शामिल कर लेते? ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो पिछले चंद केसेस में टाइगर की आला तरीन कारकर्दगी और बेहतरीन सलाहियतों का दिल से कायल हो चुका था। एक ही तो काम का आदमी है, तुम उससे भी मुफ्तखोरों के गिरोह में शामिल कराना चाहते हो, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो छींप कर रह गया। उससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो को जवाब देता, टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। इमरान ने रिसीवर उठाया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान स्पीकिंग, इमरान से बात कराओ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की संजीदगी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब। इमरान ने सर सुल्तान की आवाज़ में बेपनाह संजीदगी महसूस करते हुए जवाब भी संजीदगी से दिया। इमरान बेटे, अभी अभी मुझे एक गुमनाम फ़ोन मिला है कि मुजरिम वजारत खारजा के दफ्तर पर हमला करने वाले हैं। सर सुल्तान ने कहा। वजारत खारजा की इमारत पर हमला? इमरान ने चौंक कर जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो भी इमरान की बात सुनकर सीधा हो गया। हाँ, अभी अभी मुझे फ़ोन मिला है। मैंने ऑपरेटर से फ़ोन नंबर हासिल करना चाहा तो उसने बतलाया कि कॉल इंटरव्यू इंटरप्राइजर कमर्शियल बिल्डिंग के पब्लिक बॉक्स से की गई है। सर सुल्तान ने जवाब दिया। ठीक है, आप फ़ौरन वजारत खारजा के रिकॉर्ड रूम पर 2 आदमी मुतय्यन कर दें और सिक्योरिटी फोर्स को चौकन्ना कर दें। मैं अपने साथियों समेत वहाँ पहुँचता हूँ। हम लोग बाहर से इमारत को कवर करेंगे। इमरान ने फौरी तौर पर स्कीम बतला दी। ठीक है, सर सुल्तान ने जवाब दिया और राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अगर वाकई आज वजारत खारजा पर हमला हुआ तो हमें मुजरिमों के खिलाफ एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी। तुम फ़ौरन सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को कॉल करके उन्हें इमारत को खुफिया तरीके से घेरने के अहकामात जारी करो। मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को हिदायत दी और फिर तेज़ी से कदम उठाता हुआ ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार दानिश मंजिल के गेट से बंदूक की गोली की तरह बाहर आई और फिर तेज रफ्तारी की रिकॉर्ड तोड़ती सड़कों पर तूफानी अंदाज में दौड़ने लगी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद उसकी कार तकरीबन 4-5 मिनट के बाद इंटरप्राइजर कमर्शियल बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। इमरान ने बड़ी फुर्ती से कार को ब्रेक लगाई और फिर बगैर उसे लॉक किए बगैर दौड़ता हुआ इमारत के बरामदे में दाखिल हो गया। पब्लिक बॉथ बरामदे में ही मौजूद था। पब्लिक बॉथ में इस वक्त कोई आदमी मौजूद नहीं था। एक दरवाजे के सामने एक चपरासी बैठा था और इधर उधर देख रहा था। इमरान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अपनी तरफ इमरान को इस जानेहाना अंदाज में पड़ते देखकर चपरासी बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। इमरान ने करीब पहुंचकर जेब में हाथ डाला और फिर बंद मुट्ठी चपरासी के हाथ में खोल दी। मुट्ठी में 50 रुपए का नोट था। तुम किस वक्त से यहाँ मौजूद हो? इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सरगोशी की। तकरीबन 2 घंटे से जनाब, चपरासी ने बौखलाकर जवाब दिया। वैसे 50 के नोट को उसने मुट्ठी में जकड़ लिया था। आखिरी बार पब्लिक बॉथ कितनी देर पहले इस्तेमाल हुआ है? इमरान ने पूछा। अभी 10 मिनट पहले एक खूबसूरत नौजवान ने बात की है, चपरासी ने जवाब दिया। क्या उसकी हरकत मशकूक थी? इमरान ने सवाल किया। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? चपरासी ने पहली बार एहतजाज करने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी बात का जवाब दो। इमरान ने यकदम सख्त लहजे में जवाब दिया। वैसे तो शकूक की कोई बात नहीं जनाब, अलबत्ता फ़ोन करने के बाद उसने बड़े पुरइसरार तरीके से इधर उधर देखा और फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। चपरासी ने जवाब दिया और इमरान उसकी बात सुनकर तेज़ी से वापस पब्लिक बॉथ की तरफ मुड़ा। जैसे ही इमरान पब्लिक बॉथ के करीब पहुंचा, अचानक एक नौजवान लड़की बरामदे में दाखिल हुई और बॉथ का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर इमरान ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे मोहतरमा, क्या गज़ब कर रही हैं? इस बॉथ में अभी अभी कत्ल हो गया है, इमरान ने आंखें फैलाते हुए कहा। लड़की यूं बौखला कर पीछे हट गई जैसे उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। उसका चेहरा यकदम सर्द पड़ गया। कत्ल? कौन कत्ल हो गया? लड़की ने बौखलाए हुए लहजे में पूछा। मेरा दिल, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा और फिर तेजी से बॉथ का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लड़की शायद चंद लम्हे इसका मतलब ना समझ सकी, मगर जब उसे इमरान की बात समझ में आई तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मगर इमरान इसके गुस्से और शर्म से बेनियास अपनी कार वाली में मसरूफ़ हो गया। उसने जेब से एक छोटी सी डब्बी निकाल कर उसका ढक्कन खोला और इसमें मौजूद सफ़ेद पाउडर रिसीवर और डायल पर छिड़कना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे फ़ोन पर उंगलियों के निशान उभर आए। जिसको डायल किया गया था, जिस नंबर पर डायल किया गया था, वहाँ उंगलियों के निशान मौजूद थे और यह नंबर साफ सर सुल्तान का बंदा था। इमरान ने सिरेला मुस्कुराते हुए रिसीवर पर मौजूद उंगलियों के निशानात को देखा और फिर इस डब्बी की पुष्ट पर बने हुए एक खाने से एक सुर्ख कागज निकाला और कागज को रिसीवर के ऊपर रखकर हाथ का दबाव डाला। रिसीवर पर मौजूद उंगलियों के निशानात कागज पर उभर आए। कागज को एक लम्हे के लिए बगौर देखने के बाद उसने एहतियात से जेब में रख लिया और फिर
पाउडर वाली डब्बी को बंद करके जेब में डाला और फिर रुमाल निकालकर उसने रिसीवर और डायल पर से निशानात मिटाए और बॉथ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लड़की को शायद कैबिन ज़रूरी फ़ोन करना था, इसलिए वो जा चुकी थी। इमरान बोथ से बाहर निकला और फिर तेज़ तेज़ चलता हुआ बरामदे के बाहर मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ती हुई वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर की तरफ दौड़ने लगी। इमरान ने सर उठाकर देखा तो आसमान पर गहरे स्याह रंग के बादल छा चुके थे। इमरान की आंखों में एक पूरी इसरार सी चमक लहराई और उसने कार की रफ्तार और भी तेज़ कर दी। थोड़ी देर बाद वो वज़ारत ख़ारजा की इमारत के करीब पहुंच गया। उसने अपनी कार इमारत से हटकर एक तरफ खड़ी की। उससे पहले वहां एक कार मौजूद थी। इमरान जैसे ही उस कार के करीब से गुजरा, अचानक वो ठटक कर रुक गया। कार के शिफाफ हैंडल पर एक उंगली का निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था और उसके ठटकने की वजह भी वही निशान था। इमरान एक लम्हे के लिए झुककर इस निशान को देखा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर पूरी इसरार सी मुस्कुराहट रेंग गई। इमरान तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अब आसमान पर बादल इस हद तक गहरे हो चुके थे कि माहौल पर अंधेरा छाता चला जा रहा था। इमरान ने डैशबोर्ड का एक बटन दबाया और दूसरे लम्हे कार के डायल पर एक सुर्ख रंग का बल्ब जलते बुझने लगा। हेलो, इमरान स्पीकिंग, इमरान ने आहिस्ता से कहा। यस सफदर अटेंडिंग यू, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। सफदर, क्या तुम लोगों ने इमारत को घेरे में ले लिया है? ओवर, इमरान ने पूछा। हाँ, इस वक्त इमारत हमारे मुहासरे में है, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। सुनो सफदर, जब तक मैं कौशन ना दूं तुमने कतन किसी चीज़ में मुदाखलत नहीं करनी, ओवर, इमरान ने उसे हिदायत दी। बेहतर जनाब, ओवर, सफदर का जवाब सुनाई दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया और फिर बटन दबाकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मगर वो कार से बाहर नहीं निकला। अब बारिश भी शुरू हो गई थी जो लम्हा बलम्हा तेज तर होती चली जा रही थी। बादलों के मूड से साफ नजर आ रहा था जैसे आज ही बरसने की कसम खा ली हो। इमरान खामोशी से बैठा इमारत की तरफ देख रहा था जब मौसलाधार बारिश बरसने लगी और बारिश की जद में आसपास के माहौल को देखने में मुश्किल पेश आने लगी। तो इमरान ने कार के डैशबोर्ड का बटन दबाया और बटन दबते ही खाना खुल गया। इमरान ने खाने में रखी हुई एक छोटी सी दूरबीन निकाली। दूरबीन के लेंस के साथ एक छोटा सा पेच लगा हुआ था। इमरान ने वो पेच इंतहाई हद तक दाईं तरफ घुमाया और फिर दूरबीन आंखों से लगा ली। अब शदीद तरीन बारिश के बावजूद बाहर हर चीज़ साफ नजर आ रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे माहौल ट्रांसपेरेंट हो गया हो। अभी उसे दूरबीन लगाए चंद ही मिनट हुए थे कि उसने दो कारें मुड़ मोड़ कर इमारत की तरफ बढ़ते हुए देखी। इमरान चौकन्ना होकर बैठ गया। कारें गेट से थोड़ी दूर पहले रुक गई और फिर उनसे तकरीबन 12 आदमी बरसातियों में मलबूस बाहर निकले। उनके हाथों में स्टेन गने थी। वो तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़े। इसी लम्हे इमरान ने देखा कि आसमान पर बिजली का कड़का हुआ और फिर उसने आसमान पर से बिजली की एक लहर को नीचे आते देखा। दूसरे लम्हे बिजली इमारत की मेन गेट पर गिरी और मेन गेट मलबे की सूरत में जमीन बोस हो गया। जाहिर है वहां मौजूद सिपाहियों का क्या हशर हुआ होगा। जैसे ही दरवाजा बिजली से जलकर नीचे गिरा, उसने हमला आवरों की तेजी से फलांग कर इमारत के अंदर जाते देखा। इमरान के चेहरे पर एक बार फिर पूरी इसरार सी मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हों बाद अंदर से बेतहाशा फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। इमरान ने एक बार फिर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सफदर, क्या मेन गेट के बाहर मौजूद कारें तुम्हें नजर आ रही हैं? ओवर, इमरान ने कहा। जी हाँ, मुझे ये दोनों गाड़ियां नजर आ रही हैं। गो बेहद धुंधली हैं, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। तुम लोगों के पास कारें हैं या मोटरसाइकिल? ओवर, इमरान ने सवाल किया। हम मोटरसाइकिलों पर आए थे, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। अच्छा तो ऐसा करो, फौरन इमारत से 200 गज दूर पीपल के दरख्त से 100 फुट बाएं तरफ आ जाओ, जल्दी, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और दोबारा इमारत की तरफ देखने लगा। इमारत पर बार बार बिजली गिर रही थी और अंदर से बेतहाशा फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। चंद लम्हों बाद उसे सफदर पानी में शराबूर अपनी कार की तरफ आता दिखाई दिया। इमरान तेजी से कार से बाहर निकला और फिर जैसे ही सफदर करीब आया, इसने सफदर को सरगोशी में कहा, मैं इमरान हूँ सफदर, तो मेरी कार में बैठ जाओ और ये वेदर लेंस दूरबीन भी रख लो और इनमें से तुम्हें शदीद बारिश के बावजूद भी नजर आएगा। तुमने इन दोनों कारों का ताकुब करना है, इमरान ने उसे बताया। मगर आप, सफदर ने कार में दाखिल होते हुए पूछा। तुम मेरी फिक्र ना करो और ट्रांसमीटर पर अपने साथियों को पीछे आने का कह देना ताकि वो तुम्हें कवर कर सके। गो शदीद बारिश में मोटरसाइकिल चलाना तकरीबन नामुमकिन है, मगर शायद उससे संभाल जाएं।
इमरान ने उसे मजीद हिदायत दी और फिर तेज़ी से अगली कार की तरफ बढ़ गया जिसके हैंडल पर उसने निशान देखा था। कार के करीब पहुंचकर उसने जेब से तार निकाला और फिर कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। सीटों के दरमियान दबक कर उसने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि कार में ज़्यादा आदमी ना घुस आए वरना चेक हो जाएंगे। सीटों के दरमियान दुबका हुआ वो कार के शीशे से आंखें लगाकर बाहर देख रहा था। कोई शदीद बारिश की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर इस बार बिजली कूदने से हर चीज का मंजर उसको दिखाई आने लगा और फिर उसने एक साया को झुके झुके तेजी से अपनी तरफ आते देखा। दूसरी बार जब बिजली कौंधी तो उसने साये को कार के बेहद करीब पाया। इस आदमी ने बरसाती पहनी हुई थी और देखते ही इमरान फौरी तौर पर सीट के नीचे दुबक गया। दूसरे लम्हे कार का दरवाजा खुला और फिर वो आदमी स्टीयरिंग पर बैठ गया। स्टीयरिंग पर बैठते ही उसने दरवाजा बंद किया और दूसरे लम्हे गाड़ी स्टार्ट हो गई। कार स्टार्ट होते ही आगे बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार बेहद सुस्त थी क्योंकि शदीद बारिश में सामने कुछ नजर नहीं आता था, मगर इसके बावजूद ड्राइवर बड़े माहिराना अंदाज में गाड़ी बढ़ाए चले जा रहा था। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक कार में एक सीटी की सी आवाज़ गूंजने लगी। फिर ड्राइवर ने डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबाया। हेलो मेजर प्रियो, वेदर बॉस कॉलिंग यू, ओवर। दूसरी तरफ से एक तीखी आवाज़ सुनाई थी और इमरान मेजर प्रियो का नाम सुनकर चौकन्ना हो गया। चंद लम्हे तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे, मगर फिर एक पुर इसरार सी मुस्कुराहट उसके लबों पे तैरने लगी। यस मेजर प्रियो स्पीकिंग, ओवर। नौजवान ने जो कार चला रहा था कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। मेजर प्रियो, हमने तुम्हारी कार चेक कर ली है और हम किसी भी लम्हे तुम्हारी कार पर बिजली गिराकर तुम्हें भस्म कर सकते हैं, ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मगर मेरा कसूर, ओवर। मेजर प्रियो ने बड़े मौतबाना लहजे में जवाब दिया, मगर इसके लहजे में मौजूद तंज इमरान से छुपा ना रह सका। कसूर, तुम गद्दार हो। तुमने फॉरेन सीक्रेट सर्विस की फाइल पहले ही उड़ा ली और हमारे आदमियों ने इमारत पर हमला किया तो वहां की सिक्योरिटी पूरी तरह चौकन्नी थी। नतीजा ये कि हमारा एक आदमी भी जिंदा वापस नहीं निकल सका, मगर हमने तुम्हें खिड़की के रास्ते नीचे उतरते चेक कर लिया था और इस वक्त तुम्हारी कार हमारे हमले की जद में है, ओवर। वेदर बॉस ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मगर सर, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो वैसे ही इधर निकल आया था, शदीद बारिश की वजह से रुक गया, अब वापस जा रहा हूँ। आपको शायद गलत फहमी हुई है, ओवर। मिस्टर ब्रियो ने बदस्तूर मौतबाना लहजे में जवाब दिया। तुम नहीं मान रहे। बहरहाल तुम सीधे हेडक्वार्टर आओ, हम तुम्हें मुसलसल चेक करते रहेंगे। अगर तुमने डॉज देने की कोशिश की तो इसी लम्हे कार समेत जिंदा चल जाओगे, ओवर एंड ऑल। वेदर बॉस ने उसे धमकाते हुए कहा और उसने डैशबोर्ड का एक और बटन दबाया। डैशबोर्ड पूरे का पूरा घूम गया। इसमें एक डायल और मुख्तलिफ गोटियां फिट थी और मेजर प्रियो ने तेजी से एक गोट घुमाई और एक फ्रिक्वेंसी सेट करके उसने एक बटन दबाया। कार में एक बार फिर सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। चंद लम्हों बाद एक बावकार आवाज़ ने सीटी की जगह ले ली। जीएम स्पीकिंग, ओवर। मेजर प्रियो स्पीकिंग सर, ओवर। मेजर प्रियो ने जवाब दिया। मेजर प्रियो, क्या बात है, ओवर। जीएम के लहजे में हैरत थी, जैसे कि उसके लिए मेजर प्रियो की कार गैर मुतवक्के हो। सर, आपने मुझे हटा दिया, मगर अब मैंने एक कारनामा सरअंजाम दिया है। हमारे आदमियों ने वजारत खारजा की इमारत पर फॉरेन सीक्रेट फाइल हासिल करने के लिए हमला किया, मगर वो सब खत्म हो गए। इधर मैंने अपना पहला इल्ज़ाम धोने के लिए अकेले ही कोशिश की और इस वक्त फाइल मेरे पास है। क्या मैं इससे पहले मेरी सलाहियतें साबित नहीं होती? अब वेदर बॉस ने मुझे हेडक्वार्टर बुलाया है और धमकी दी है, अगर मैं ना आया तो मेरी कार पर बिजली गिराकर मुझे ख़त्म कर देंगे, ओवर। मेजर ब्रियो ने जीएम को तफसीलात बताई। Press the bell icon